हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल ज्ञानश्री। सो गाइज, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट दिसंबर 2019 का पेपर, जिसमें हमने पार्ट 3 ऑलरेडी कवर कर लिए हैं प्रीवियस वीडियो में। सो आज हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन पार्ट 4, जिसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। सो आइए गाइज स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो देखने के बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सो गाइज, पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स डैमिंग सिस्टम ऑफ प्रोफाउंड नॉलेज कंसिस्ट ऑफ 4 इंटर रिलेटेड थ्योरीज। तो ये जो क्वेश्चन है कि जो एडवर्ड डेमिंग का है, ये आपका यूनिट 9 से है, जो पार्ट सी में आपके जो क्वालिटी गुरु दिए हुए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपको डैमिंग से याद नहीं आ रहा होगा, लेकिन डैमिंग का साइकिल आपने पढ़ा है, जिसमें आपने PDCA वाला पढ़ा था, प्लान डू एक्ट वाला, वो मैंने आपको कराया था। ठीक है, तो ये चीज़ हम पढ़ चुके थे। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन आया था थोड़ा सा डिफरेंट आया था कि इनका जो थ्योरी था, तो इस थ्योरी का नाम था सिस्टम ऑफ प्रोफाउंड नॉलेज। यानी कि ये इनकी जो थ्योरी थी वो किससे रिलेटेड है, वो मैनेजमेंट से रिलेटेड है। और ये थ्योरी है जो बेस करती है, इस बात पे बेस्ड है कि जो भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, संस्था के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं, ठीक है, उसके जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। ठीक है, सो ये जो 4 एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट क्या है, बेसिकली ये पूछा गया था। तो यहाँ पे ये से डैमिंग साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको डैमिंग साइकिल के नाम से क्वेश्चन भी आ चुका है शायद जून में। तो PDCA वाला जो क्वेश्चन है, प्लान डू एक्ट वाला, तो वो भी आप याद कर लिए, वो डैमिंग साइकिल है और ये उनकी थ्योरी से क्वेश्चन आया है। ठीक है, सो इसमें हम इनकी वैसे 14 पॉइंट्स हैं जिसके अंडर इन्होंने सिस्टम ऑफ प्रोफाउंड नॉलेज को बताया है। लेकिन इसमें जो मेन 4 पॉइंट हैं वो कौन कौन से हैं। सो डैमिंग की थ्योरी में जो मेन 4 पॉइंट हैं, ऑप्टिमाइजेशन, वेरिएशन, नॉलेज एंड साइकोलॉजी। इसको थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ हिंदी मीडियम वाले बच्चों को कि जब आप किसी सिस्टम में काम करते हैं, ठीक है, तो अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं, तो उसमें पहला कंपोनेंट है कि ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि हम चीज़ों को अनुकूल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वेरिएशन यानी कि जो डिफरेंट परिवर्तन आते हैं, और नॉलेज ज्ञान, साइकोलॉजी का मतलब मनोविज्ञान। तो ये जो 4 कंपोनेंट्स हैं वो आपस में क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, और ये मिलकर किसी सिस्टम में एक कंपोनेंट की तरह काम करते हैं जो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। इसके साथ साथ इनका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो जो डैमिंग की साइकिल जिसको बोलते हैं, सो डैमिंग की जो साइकिल है सिस्टम की थ्योरी की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। तो आप उसको भी ध्यान में रखें और इसको भी याद कर लें। ठीक है, इसको साथ साथ इसको SOP शॉर्ट में इसको इसी थ्योरी को SOPK बोलते हैं, SOPK, ये इसका सबका शॉर्ट फॉर्म है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि SOPK क्या है, तो वो डैमिंग का ही साइकिल है। ठीक है, ये क्वालिटी गुरु से क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस्लाम से कि इस्लामिक ट्रेडिशन इन एजुकेशन लाइज स्ट्रेस ऑन इंक्लूजन ऑफ विच ऑफ द वैल्यूज। यानी कि जो इस्लाम का पूरा ट्रेडिशन है, जो इस्लाम की विचारधारा है, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। ये क्वेश्चन बच्चों को काफ़ी परेशान भी कर रहा था, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, जैसे डिसिप्लिन है, तो डिसिप्लिन पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है, लेकिन फिर फ्रीडम पे नहीं करता। तो जिससे इस तरह से आपको ये भी देखना था कि डिसिप्लिन इस्लाम में इम्पोर्टेंट है, बट फ्रीडम की यहाँ पे वैल्यू नहीं है, तो थर्ड नहीं हो सकता था। ठीक है, एक यहाँ पे इक्वालिटी की बात करता है, बट इक्विटी की बात नहीं है। ठीक है, क्वालिटी ऑफ एक्सीलेंस की बात है, लेकिन बहुत जगहों पे नहीं है। लेकिन इसका जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो था कि मेन जो पूरा ट्रेडिशन है वो ह्यूमैनिटी एंड नोबिलिटी पे डिफाइन कर सकते हैं हम इस्लामिक ट्रेडिशन को। अगर वन वर्ड में कहा जाए तो वहाँ पे ह्यूमैनिटी एंड नोबिलिटी की बात की जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, कीपिंग इन व्यू द कंटिन्यूस साइकिल ऑफ प्रोसेस इंप्रूवमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन प्रॉपर सीक्वेंस। ठीक है, तो ये वही है, डैमिंग का साइकिल है। फिर ये क्वेश्चन देखिए आ ही गया। तो डैमिंग से 2 क्वेश्चन आए हैं बेसिकली। तो प्लान डू चेक एंड एक्ट, यानी कि जब सिस्टम मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, तो सिस्टम मैनेजमेंट में कोई भी काम करने से पहले क्या करना चाहिए कि पहले आप प्लान कर लीजिए प्रॉपर। प्लान करने के बाद आप उसे काम करिए, काम करने के बाद दोबारा उसे चेक करिए और फिर दोबारा से एक्शन लीजिए। यानी कि प्लान डू एक्ट चेक, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये बार बार आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो ये डैमिंग का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं, कभी कभी सिर्फ ऐसे भी आ जाता है कि
सो PDCA इसको शॉर्ट फॉर्म है इसकी, तो ये भी आपको याद रखना है कि कभी कभी ये PDCA करके भी पूछा जाता है। ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जाता है और भी पूछा जा सकता है। इसका और तरीका ये हो सकता है कि ऐसा कौन सा मैनेजमेंट में 4 स्टेप मैनेजमेंट प्रोग्राम है एवेलुएशन का, या कौन सा मेथड्स हम यूज़ करते हैं बिजनेस मैनेजमेंट में एवेलुएशन के लिए, तो 4 स्टेप मेथड भी इसको बोल सकते हैं। कभी कभी इसमें ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि किस तरह से हम कंट्रोल करें बिजनेस को, बिजनेस मैनेजमेंट को, जिससे हमारा कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट एंड प्रोसेस हो सके। तो PDCA या प्लान डू चेक एक्ट भी बोल सकते हैं, डेमिंग साइकिल भी उसका आंसर हो सकता है। ठीक है, तो डिफरेंट है। एक और इसका क्वेश्चन बन सकता है कि जो PDCA है इसका थोड़ा एक और वर्जन आया है, मतलब थोड़ा सा अपग्रेड वर्जन कह सकते हैं, तो उसमें PDC की जगह S कर दिया है। ठीक है, बाकी सब सेम है। तो PDSA, S का मतलब है वहाँ पे स्टडी, यानी कि पहले प्लान करिए, ठीक है, फिर आप प्लान डू एंड स्टडी देन एक्ट आता है। ठीक है, बाद में इसका एक और वर्जन आया जिसको आप PDCA के आगे इन्होंने O लगा दिया। ठीक है, तो ये भी एक साइकिल है उनका। तो ये कई डिफरेंट तरह की साइकिल हैं, तो आपको डिफरेंट चीज़ें भी ध्यान में रखनी है कि PDCA के साथ आपको याद रखना है। मैं इसलिए आपको थोड़ा डिटेल में बता दे रही हूँ कि जो चीज़ें आपने नहीं कवर की हैं वो आपकी यहाँ पे कवर हो जाए। तो PD ऐसे भी ध्यान रखना है, प्लस आपको यहाँ पे OPDCA भी याद रखमेंट के लिए कौन सा साइकिल है बिजनेस मैनेजमेंट में। एंड इसका एक और क्वेश्चन हो सकता है कि डैमिंग का जो साइकिल है, इसका जो एक और क्वेश्चन बन चुका है ऊपर कि डैमिंग साइकिल से रिलेटेड, कि वहाँ पे पूछ लिया गया है कि डैमिंग की थ्योरी क्या थी। तो इस एक ही क्वेश्चन से बहुत डिफरेंट तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में चल रहा होगा कि O का यहाँ पे मतलब क्या है। तो O का जो यहाँ पे मतलब है वो है ऑब्जर्वेशन। ठीक है, कि जब भी हम किसी चीज़ को कंटिन्यूस ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि प्लान करने से पहले कंटिन्यूस ऑब्जर्व करिए, फिर आप उसको प्लान करिए, देन डू करिए, फिर चेक करिए, फिर एक्ट करिए। ठीक है, इसी तरह से तो ये जो अपग्रेड वर्जन है, यानी कि सबसे पहले PDCA है, PDCA के बाद आपका PDSA है, फिर OPDCA है, और ये डैमिंग साइकिल इसी से रिलेटेड है। तो किसी भी जो भी आप कर रहे हो तो उसको थोड़ा सा डिटेल में भी कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट 5 से कि करिकुलम चेंज इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हिंदी वाले समझ लीजिए कि जो पाठ्यचर्या में जो हम परिवर्तन करते हैं, ठीक है, तो इन विशेष का मतलब होता है इमेजिन करना या फ्यूचरिस्टिक होकर सोचना कि भविष्य में क्या क्या हम चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है, या हम क्या और कल्पना कर सकते हैं, क्या इमेजिन कर सकते हैं कि उसमें क्या क्या हो सकता है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन है। तो देखते हैं कि चेंज इन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो जब आप करिकुलम चेंज करने की बात सोचते हैं तो क्या हमें ऑब्जेक्टिव और एम में चेंज करना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अप्लाई करके देखते हैं। जैसे सपोज आज आपका नेट का एग्जाम है, तो आप नेट के लिए पढ़ रहे हैं, हो सकता है कल आपका नेक्स्ट टाइम आप JRF के लिए बैठे हैं, उसके बाद आप PhD के लिए बैठे हैं, तो हर बार जो आपके एम्स हैं और ऑब्जेक्टिव हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो एम और ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो इसलिए हमें अपने करिकुलम में जो भी है हमारा है उसको भी चेंज करने की ज़रूरत होती है। तो जब भी आप चेंज की बात करेंगे तो सीधी सी बात है एम्स और ऑब्जेक्टिव में चेंज होगा ही होगा। उसके बाद चेंज इन कंटेंट, तो कंटेंट में भी चेंज होगा। इसके बाद है चेंज इन इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा साइड रखेंगे, क्योंकि जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है तो थोड़ा सा आपको ये सोचना है कि आप हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास आगे चल के बहुत ज़्यादा कोई चीज़ें बदल जाएंगी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादातर सेम ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि चेंज इन मैथड ऑफ टीचिंग एंड चेंज इन एवेलुएशन प्रोसेस। ठीक है, तो टीचिंग मैथड हो गया और आपका एवेलुएशन प्रोसेस हो गया, ये भी सही है बिल्कुल। और अब हम इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैच करेंगे कि C बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक है, बाकी ये तो 4 होंगे ही होंगे। अब उसके बाद ऑप्शन देखते हैं। तो ABCD इसमें है तो ये नहीं हो सकता, सॉरी C इसमें दिया है तो ये नहीं हो सकता, C इसमें है तो ये भी नहीं हो सकता, C इसमें है तो ये भी नहीं हो सकता। तो सीधी सी बात है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा D होना चाहिए। यस, इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। कि हम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज ना करके अगर हम आगे बाकी सारी चीज़ों में चेंज कर दें तो करिकुलम में चेंज हो जाएगा। और दूसरी बात है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रिलेटेड है फिजिकल चेंज से। ठीक है, यानी कि आप स्कूल की बिल्डिंग में चेंज कर रहे हैं या फिर जो क्लासरूम है उसमें चेंज कर रहे हैं। करिकुलम जो चेंज है वो सिर्फ लाई करता है इन
4 चीज़ों पे, ठीक है। तो करिकुलम चेंज से रिलेटेड है ये 4 चीज़ें, बाकी ये तो क्लासरूम चेंज से भी कह सकते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर की जब भी बात आए तो उसको थोड़ा सा आप सोचा भी करें उसके ऊपर कि ये होगा कि नहीं होगा, ठीक है। इस तरह का एक क्वेश्चन पहले भी टीचर एजुकेशन में आ चुका है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द एक्रोनिम्स DAMAIC ऑफ 6 सिग्मा मैथड स्टैंड फॉर, ठीक है। ये मैंने आपको क्वेश्चन खूब अच्छे से पढ़ाया है। एक्रोनिम का मतलब होता है किसी चीज़ की फुल फॉर्म, जो फुल फॉर्म होता है उसका जब हम शॉर्ट में कोई एक एक वर्ड करके लिख देते हैं तो उसको एक्रोनिम बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सा है, तो इसका है D का मतलब है डिफाइन, M का मतलब मेजरमेंट, एनालिसिस, इम्प्रूव एंड कंट्रोल। तो ये 6 सिग्मा से रिलेटेड है। ये एकदम से रटा हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का, खूब अच्छे से पढ़ाया मैंने इसको आपको। अगला है क्वेश्चन टीचर एजुकेशन से कि अ टीचर एजुकेटर ऑफर्स इमीडिएट कमेंट्स इन द फॉलोइंग फॉर्म फॉर क्लासरूम बिहेवियर एज बीइंग प्रैक्टिस बाय द स्टूडेंट टीचर्स, ठीक है। तो नो यू शुड डू इट रेदर दिस वे, दिस इज इन एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये जो एग्जाम्पल है वो निगेटिव है या करेक्टिव फीडबैक है या पॉजिटिव फीडबैक है या एवेल्यूटिव फीडबैक है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं। इसका आंसर तो क्लियरली आपके सामने लिखा है कि करेक्टिव फीडबैक है। तो ये फीडबैक्स क्या होती हैं, करेक्टिव क्या होती है, पॉजिटिव क्या है, निगेटिव क्या है एंड एवेल्यूटिव क्या है, इनको थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपसे वो ये कह रहे हैं कि एक टीचर है जो आपका एवेल्युएशन कर रहा है और आप क्या है यहाँ पे सब आप स्टूडेंट टीचर हैं, यानी कि या तो आप BEd M.Ed करने वाले टीचर हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब उस प्रैक्टिस में क्या है कि जब आप पढ़ा रहे हैं तो उसी समय टीचर आपसे ये कहते हैं कि बिटवीन क्लास, यानी कि जिस समय आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसी समय उन्होंने कहा कि जो आप कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो इस तरीके से नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, इस तरीके से नहीं, ऐसे इस तरीके से इसको सॉल्व करिए। तो ये जो एग्जाम्पल है ये निगेटिव होगा या ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या किया, आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे नो लगा दिया कि नो है तो बच्चा देखते ही क्या बता देगा कि ये निगेटिव फीडबैक है, ठीक है। और पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तो हम इसको नहीं कह सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव तो तब होता है जब वो कहते हैं वेरी गुड, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, यू आर ऑसम, तो वो पॉजिटिव फीड, तो पॉजिटिव नहीं है। लेकिन नो लगे होने से ये निगेटिव नहीं हो जाता, ठीक है। तो हम इसको कौन सी बोलेंगे, करेक्टिव फीडबैक बोलेंगे कि वो इसमें आपको क्या कर रहे हैं कि आप इस तरीके से नहीं करिए, दूसरे तरीके से, इस तरीके से इस चीज़ को सॉल्व करिए। तो ये क्या है, करेक्टिव है, यानी कि आपको सही तरीका बताया जा रहा है। टू स्टेटमेंट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 जिसमें आपको एक असर्शन दिया है और उसका रीजन दिया है, यानी कि कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो इसमें जो इसका कथन दिया है कि स्टेटमेंट दिया है कि आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फिक्सेशन, अवसेशन एंड कंपल्सन and who put work ahead of health and family, put this is normal, but this is not normal, work after all is ओनली वर्क। कि आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, ठीक है, या फिर उनका किसी भी चीज़ के लिए फिक्स रहता है, ठीक है। इसी तरह से अवशेषण, यानी कि उनकी एक मनोग्रस्तता होती है खुद की, वो एक उनका मेंटल स्टेट होता है। एंड कंपल्सन का मतलब होता है कि वो किसी भी एक चीज़ पे क्या है बहुत ही फोर्सफुली उस चीज़ को कर रहे होते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें आप इस तरह के लोगों को देखते हैं। और वर्क अहेड ऑफ हेल्थ एंड फैमिली, ठीक है, कि वो काम और फैमिली, वर्क को, काम को छोड़ के हेल्थ, फैमिली और हेल्थ के बारे में ही सोचते रहते हैं। तो ये क्या है, ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि काम की जगह पे सिर्फ काम करना चाहिए। तो ये एक कथन दिया गया है, ठीक है। तो कथन सही है कि आप देखते हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे। एंड इसका रीजन दिया है कि द की टू सक्सेस एज अ मैनेजर इंटरवेनिंग इफेक्टिवली, डूइंग द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम। कि एक अच्छा मैनेजर बनने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को बताएं कि सही चीज़ों को सही टाइम पे करने का तरीका क्या है। तो ये दोनों ही चीज़ें क्या है, सही है। बहुत सारे स्टूडेंट को इस तरह के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है। तो आपने देखिए कि यहाँ पे ये दोनों चीज़ें सही है, लेकिन क्या ये आपस में कनेक्टेड है, यानी कि जो हमें कथन दिया है क्या उसका सही कारण है ये। तो आप ये देखेंगे कि ये दोनों सही हैं बट आपस में ये लिंक नहीं है। सही मैनेजर बनने
के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे लोगों को ढूंढें और उनको चीज़ों को बताएं। ठीक है, आप मैनेजर बनेंगे तो आपका मतलब है कि आप टीम वर्क में काम करेंगे और अपनी टीम के लिए काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही सही हैं, बट एक्सप्लेनेशन एक दूसरे का सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि बोथ ए आर एंड ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कभी क्वेश्चन करिए, पहले तो ये देखना होता है कि दोनों सही हैं या नहीं है। अब कभी कभी क्या होता है कि ए इज राइट बट बी आर इज रॉन्ग, तो हमें ये भी देखना है कि दोनों करेक्ट हैं या नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, इन द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग अ रैंडम सैम्पलिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज इन ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस। यानी कि जब भी हम सैम्पलिंग ले रहे हैं, रैंडम सैम्पलिंग ले रहे हैं, तो पहले तो हमें सीधा सा पता होना चाहिए कि रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है, जो हमारी प्रोबेबिलिटी बेस्ड होती है। ठीक है, कि हम वहाँ पे कोई बाइजनेस होगी, हम रैंडम सैम्पलिंग कर रहे हैं यानी कि प्रोबेबिलिटी को ध्यान में रखते हैं। तो वहाँ पे कौन सा प्रोसेस है और उसको हमें यहाँ पे सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहले हम रैंडम सैम्पलिंग क्या करते हैं कि डिफाइन द टारगेट पॉपुलेशन। हमेशा ध्यान रखिए जब भी रैंडम सैम्पलिंग लेंगे तो सबसे पहले हम कि हमारी टारगेट पॉपुलेशन है क्या, उसको डिफाइन करना सबसे ज़रूरी है। सपोज मैं स्टडी करना चाह रही हूँ कि यूपी के जो सिर्फ गर्ल्स कॉलेज हैं उसमें जो स्टूडेंट है उनका अचीवमेंट क्या है सपोज, तो हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे ना टारगेट क्या है सैंपल लेने का। तो सबसे पहले यहाँ पे डिफाइन टारगेट होता है। अब हम देख लेते हैं किसी और में डिफाइन टारगेट नहीं दिया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो डिफाइन टारगेट एंड डिसाइड सैंपल साइज। फिर सैंपल साइज हम कितना लेंगे, मैंने क्या किया कि मैंने सारे डिग्री कॉलेज तो नहीं कर सकती हूँ यूपी में गर्ल्स डिग्री कॉलेज, तो मैं क्या करूंगी उनमें से कोई 10 डिग्री कॉलेज सेलेक्ट कर लूंगी। तो सैंपल साइज, फिर लिस्ट बना लेंगे कि हमारी यूनिट्स क्या क्या रहेंगी। ठीक है, अर्बन वाले रहेंगे या रूरल वाले रहेंगे। तो पॉपुलेशन एंड ड्राइंग द सैंपल बाई रैंडम चाइल्ड, फिर उसको हम ड्राइंग कर देते हैं, मतलब मैंने उसको डिज़ाइन कर लेते हैं कि हमें क्या किस किस तरह से आगे काम करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था। उसके बाद है आपका, ये तो सभी को पता होगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो रूसा है आपका, उसका रूसा का एम क्या है। तो रूसा का सबसे पहले फुल फॉर्म पता होना चाहिए, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जिसका नाम था। ये हायर एजुकेशन के लिए लॉन्च किया गया था 2013 में एसआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा। तो इसका क्या है कि प्रोवाइडिंग स्ट्रेटेजिक फंडिंग टू एलिजिबल स्टेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे ये किसके लिए था, हायर एजुकेशन के लिए था, और ये स्ट्रेटेजिक फंडिंग प्रोवाइड करता है कि जो भी है। तो ये रूसा का एम है। तो रूसा को और अच्छे से भी पढ़ लीजिएगा, रूसा से क्वेश्चन आता रहता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें हमें सांख्य दर्शन से क्वेश्चन है, और इसमें हमें क्या करना है कि इनको कनेक्ट करना है। ठीक है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सांख्य फिलॉसफी से ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है ऐसा ही आता है, महत्व और ईगो एंड सबटेल्स एसेंस का क्वेश्चन आता है, तन्मात्रा का। तो अब हम देख लेते हैं, और जिन लोगों को इसको बिल्कुल नहीं पता है वो इसको लर्न भी कर लें, क्योंकि यहाँ से आप अगर इसको लर्न कर लेते हैं तो वो आगे के लिए, आगे के क्वेश्चन में भी आपके काम आएगा। सो लेट्स सी कि क्या है। तो महत्व क्या है, एंड ईगो क्या है, एंड माइंड क्या है, एंड सबटेल क्या है। तो इनका जो नेचर और इनका फंक्शन यानी कि ये काम क्या करते हैं, तो इससे रिलेटेड है। तो हम यहाँ पे वही ट्रिक अप्लाई करेंगे जो हमने पहले सीखा था, कि हम इसमें से उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि जिसको हम थोड़ा बहुत ही, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है सपोज, तो हम इसको जनरल सेंस से करने की सबसे पहले कोशिश करेंगे। तो इसमें से कोई ऐसा वर्ड ढूंढिए जो आपको ज़्यादा अच्छे से पता है। जैसे माइंड और ईगो दो ऐसे शब्द हैं, सबको इनका मतलब पता होता है कि ईगो क्या होता है, माइंड क्या होता है। ठीक है, तो अहंकार और ईगो सबको पता है। तो इनको ही देखकर आप इस क्वेश्चन को बहुत आराम से कर सकते। तो पहला था, हम ईगो को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, कि जब किसी को बहुत ज़्यादा ईगो आ जाता है तो क्या होता है आपको भी पता है। सो फर्स्ट है कि ये ना तो क्वालिटी है, ना कोई ग्रॉस एलिमेंट है, ना ही कोई फंक्शन है। ठीक है, तो ईगो आपको पता है ये नहीं हो सकता। एंड अगला है कि इट इज़ कॉस्मिक इन नेचर एंड फंक्शन एज अ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ नोइंग। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ईगो का नेचर कभी भी कॉस्मिक नहीं होता है। नेक्स्ट है, इट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलेशन एंड इट्स फंक्शन इज टू जनरेट सेल्फ सेंस। तो सेल्फ सेंस का मतलब क्या है, अपने बारे में हमें जब बहुत ज़्यादा ज्ञान हो जाता है, अपना नॉलेज होना खुद का, तो उसको सांख्य दर्शन में ईगो माना गया है।
ठीक है। तो ये इंडिविजुअलेशन का है, यानी कि हमें अपने बारे में ज्ञान हो रहा है, ठीक है। तो व्यक्तिक भिन्नता को बताता है, हर किसी का ईगो अलग अलग होता है। तो इस बी का आंसर थर्ड होगा 100%। तो अगर हम इससे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को कि बी का आंसर थर्ड, तो बी का आंसर 2 में थर्ड हो रहा है, ठीक है, 2 में थर्ड हो रहा है। तो यानी कि डी का फर्स्ट हो रहा है यहाँ पे, तो डी का हम क्या कर देंगे, फर्स्ट हो जाए, क्योंकि तन्मात्राएं जो होती हैं वो ना तो फंक्शन होती हैं ना ही ग्रॉस एलिमेंट होते हैं। तो इसका तो सीधा सीधा ये हो जाएगा, ठीक है। अब बचता है हमारे पास कि ए का सेकेंड होगा या ए का थर्ड होगा। तो अब बस इतना हमें पढ़ना है कि जो महत्व होता है, ठीक है, महत्व अपने आप में क्या है, सेंट्रल सेंस नहीं होता है। सेंट्रल सेंस जो गाइज होता है, सेंट्रल सेंस का मतलब क्या होता है कि मुख्य बिंदु क्या है। अब मतलब पूरा जो हमारा चेतन है, जो हमारा जो बॉडी है और हमारा जो दोनों बॉडी है, यानी कि जो आत्मा और शरीर दोनों है, उसका मेन एलिमेंट क्या होता है। आप भी अगर सोच के देखिए कि आपके अंदर से ऐसी क्या चीज़ है, अगर जो हटा दी जाए उसके बाद आप कोई काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो क्या होता है, हमारा माइंड होता है। कि माइंड जो अपने आप में है वो क्या है, एक सेंस डेटा का है, जो सेंस ऐसा सेंट्रल सेंस ऑर्गन है, यानी कि मुख्य सेंस ऑर्गन इसको बोला जाता है। तो इसका आंसर क्या है, फोर्थ। तो अगर मन और ईगो से भी अगर आप करना चाहते हैं तो इसका आंसर आराम से कर सकते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा थर्ड हो जाएगा। ए का यहाँ पे सेकेंड हो जाएगा। महत्व जो होता है वो कॉस्मिक होता है नेचर में। अहंकार का पता ही चल गया कि सेल्फ सेंस से रिलेटेड होता है। एंड सी का यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल सेंस ऑर्गन क्या है, हमारा मन है, आत्मा है, मनस है। बिना इसके ये शरीर भी काम नहीं कर सकता। एंड तन्मात्राएं का पता ही है कि ये कुछ भी नहीं होती हैं, ठीक है। तन्मात्राएं तभी काम करती हैं जब ये किसी और के साथ पेयरिंग करती हैं। सो ओके गाइज, ये था आपका क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का। नेक्स्ट को करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।